अच्छा देखें, लास्ट वीक जो हमने पढ़ा था मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, और सिर्फ एक टाइम फ्रेम, सिंगल टाइम फ्रेम था, कोई एविडेंसेस नहीं थे, सिर्फ हमने मार्केट के स्ट्रक्चर पे एंट्रीज ली और उसका जो रिज़ल्ट निकला 4 महीनों का, सवा 4 महीनों का तकरीबन, तो उसका रिज़ल्ट ये था। 25 एंट्रीज बनी हमारी टोटल, जिनमें से 14 ने टीपी को हिट किया, 11 ने एसएल को हिट किया, और जो हमारी आरआर थी वो एक के मुकाबले में दुगनी थी, डबल थी। तो हमारे अकाउंट की जो ओवरऑल ग्रोथ हुई वो 17% थी। तो ये कोई आम रेशो नहीं है। देखें, जहाँ लोग बार बार, मैं कहता हूँ अक्सर आप दोस्तों से, कि ऐसी मार्केट जिसमें 70, 80, 90% लोग लॉस कर रहे हैं, वहाँ कुछ प्रॉफिट लेके निकलना बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और ये 4 महीने का डाटा है। मैं रिकमेंड करता हूँ आप दोस्तों को कि आप कम अज़ कम 3 साल के डाटा पे बैक टेस्ट करें। देखिए, ये मैंने आपके सामने की थी, ये 25 इंट्रीज आपके सामने ही ली गई थी, और ज़्यादा से ज़्यादा इनमें लगेंगे 25 से 30 मिनट। आप 1 घंटे में आप 1 साल का डाटा कर सकते हैं। एक पेयर पे आपको 3 घंटे लगेंगे 3 साल के बैक डाटा को टेस्ट करने में। तो अक्सर लोग, मैंने ये भी सुना है, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि बैक टेस्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे इमोशंस नहीं होते, वहाँ पे इसका कोई फ़ायदा ही नहीं। जब मार्केट को, क्योंकि तेज़ी से आप बार रिप्ले करते हैं, वहाँ पे इमोशंस आ जाते हैं। जब मार्केट रियल चल रही होती है, 4 घंटे बाद एक कैंडल बनती है। तो मेरे भाई, मैं ये इस चीज़ को तो साइड पे कर देना, पहले आप कोई मेथड तो सेलेक्ट करें। मेथड आप सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, आप उसको लाइव मार्केट पे लेके चले जाएं, उसकी एक्यूरेसी तो देखें। जब आप बैक टेस्ट ही नहीं करेंगे, आपको क्या पता कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपने जो मेथड सेलेक्ट किया है, उसकी एक्यूरेसी क्या है। या आपको ये भी नहीं पता कि आपने अपना एसएल कहाँ पे रखना है, अपना टीपी कहाँ पे रखना है, आपको डेली कितना ट्रेड्स मिल सकती हैं। 4 महीने में, जिस तरह मैंने यह कहा, 25 ट्रेड्स मिल सकती हैं। अब औसतन मुझे हर माह 6 ट्रेड्स मिलती हैं। अब उसकी रेशो आप निकाल लें। तो ये सारी चीज़ें बैक टेस्टिंग जब हम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हमारा मनी मैनेजमेंट प्लान है, उसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें आपकी बैक टेस्टिंग से ही कवर होती हैं। जब तक बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, आपका मनी मैनेजमेंट प्लान बन ही नहीं सकता। हाँ, खलाई प्लान आप बनाते रहें कि मैं इतना कर लूँगा, ये कर लूँगा। जिस तरह अभी बेसिक वालों को असाइनमेंट दी है, वो एक खलाई प्लान है, वो एक बेसिक लेवल पे आपका कंसेप्ट क्लियर कराया गया है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए, आपने एक रेशो लगा दी अपने कि मुझे इतना पिप्स मिल सकते हैं, मुझे इतना पिप्स मिल सकते हैं। ये तो एक बेसिक प्लान है ना। अब उन पिप्स को तो लेना भी तो है। वो किस तरह लेंगे, वो उसके अलग से जब आप एडवांस में देखेंगे, उसमें एक एक चीज़ जो है ना, हर चीज़ का एक अलग से उसका सेक्शन बना हुआ है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट भी करनी है, उसमें आपने लॉट साइज़ को भी मैनेज करना है, आपने अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो को भी मैनेज करना है, ब्रेक इवन कहाँ पे करना है। ये सारी चीज़ें यानी कि उसमें फिर शामिल हो जाती हैं। तो अब अगर इसकी रेशो देखें, ये 50% से आपके ऑलमोस्ट 60 के करीब आपकी रेशो है, विदाउट कोई भी एविडेंस, विदाउट कोई भी यानी कि आपको कंफ्यूज किए। सिंपल से मैंने इसके आपको रूल्स बताए कि भाई इन रूल्स पे चलें, इनको फॉलो करें, तो उसका रिजल्ट ये निकला। अब अगर मैं आऊं कि इस कोई एक्यूरेसी को मजीद कैसे बढ़ाया जाए, मजीद कैसे कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में इंटर हुआ जाए, तो उसके लिए हम एक दो चीज़ें मजीद ऐड करेंगे। देखें, सारी दुनिया कहती है प्राइस एक्शन सब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन मैं कहता हूं बेशक प्राइस एक्शन सब्जेक्टिव टाइप है,
लेकिन मैंने इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव बना दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप बना दिया, रूल्स हैं इसके अंदर, रूल्स बेस्ड है ये आपकी। कोई रूल्स होंगे जो आप उनको जब आप फॉलो करेंगे तो आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भाई यहाँ पे बाई करेगा या सेल करेगा। देखें, अब मैंने ये एंट्री ली मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक, एसएल हिट हुआ। अब हर बंदा जो मार्केट स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, जो मेरा स्टूडेंट है जिसको मैंने रूल्स बता दिए हैं कि भाई ये रूल्स हैं, सब के एसएल हिट होंगे, क्योंकि रूल्स के मुताबिक मार्केट गई, उसका एसएल हिट हुआ। हमने रूल्स के मुताबिक एंट्री ली। यहां कोई भी आपने अपनी तरफ से अपनी कोई भी चीज ऐड नहीं करनी, इसको मैंने फिक्स्ड कर दिया, रूल बेस्ड बना दिया। अब इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ी सी चीजें सब्जेक्टिव टाइप आ जाती हैं। हम थोड़ा इसके यानी कि एक लेवल हम एडवांस अब जाएंगे। अब हम इसके साथ डेली के टाइम फ्रेम को भी ऐड करेंगे, H1 को भी ऐड करेंगे। मेरे वो दोस्त जो कहते हैं कि H1 पे हम कैसे काम करें, वहाँ पे तो सेल की एंट्री बन रही थी, वहाँ पे तो बाई की थी, ये था वो था, ये सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। H1 पे काम करने वाले दोस्त H4 पे या डेली पे कोई भी, सब भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। रूल्स वही रहेंगे जो बेसिक रूल्स हैं। अगर आपको नहीं पता तो फिर ये लेक्चर आपके लिए फजूल है, आप फिर ये लेक्चर ना लें, लीव कर जाएं, क्योंकि जाके पहले वो पार्ट 1 इसका देखें, ये पार्ट 2 है, इसमें हम आगे बात करेंगे, एडवांस चलेंगे। अब हम पीछे रिपीट नहीं करेंगे। मैं आपको 20 सितंबर से लेके चलता हूँ, जहाँ पे हमने स्टार्ट की थी पार्ट 1 की पहली एंट्री। तो यहाँ पे हमने कैसे एंट्रीज ली, किस तरह हमारे SLTP हिट हुए, उनमें से कुछ को एक्सप्लेन मैं करता हूँ। शायद सारे ना हो सके क्योंकि हम आज बार रिप्ले करके इनको करेंगे, तो इस पे टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो अहम अहम पॉइंट हैं वो आपको इसमें समझा दूँ, ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए, एक्यूरेसी मज़ीद बढ़ जाए। तो उसके लिए हम चलते हैं अपना MT4 पे। ये मार्केट मौजूद है 15 सितंबर को। ये मैंने डेली का चार्ट ओपन किया, ये आपके सामने डेली का चार्ट है। उसके बाद ये वाला H4 का चार्ट है और ये वाला H1 का चार्ट है। 3 चार्ट मैंने ओपन किए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले देखें, डेली का टाइम फ्रेम आपको कहेगा कि आपने बाई करना है या सेल करना है। ये चीज़ आपने डेली के टाइम फ्रेम से लेनी है कि मैंने बाई करना है या मैंने सेल करना है। H4 पे आपने लेवल मार्क करने हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना है। H1 पे आके आपने मोमेंटम लेनी है कि भाई अब मैं एंटर हूंगा। ये तीनों को जब आप कंबाइन करेंगे, तीनों चीज़ों को, तीनों टाइम फ्रेम को, फिर आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, फिर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड करेंगे। देखें, ये 17% ग्रोथ 4 महीने में, ये सिर्फ एक पेयर की है, ये सारे पेयर्स की नहीं है, एक पेयर की है सिर्फ, यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी को मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ये एक तो लोग ज़्यादातर इस पे काम करते हैं, एक तो मेजर पेयर है, ज़्यादातर इस पे काम करते हैं, न्यूज़ भी इस पे ज़्यादा आती हैं, तो इस वजह से मैंने इसको सेलेक्ट किया। दिसंबर भी इसमें शामिल किया मैंने, ताकि दिसंबर में भी हमें अपनी परफॉर्मेंस का पता चल सके। किया हमने सिर्फ उन रूल्स को फॉलो है। मैंने कोई आपको इसमें, मैं पहले भी बता रहा हूं, अब भी बता रहा हूं कि कोई सब्जेक्टिव टाइप नहीं है इसमें। सब्जेक्टिव चीज़ें आज मैं शामिल करूंगा कुछ, लेकिन वो भी अगर आपकी मर्जी है तो ठीक है, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो ना आप उसको शामिल करें। अगर आप एक्यूरेसी नहीं बढ़ाना चाहते, आप समझते हैं कि इस तरह आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको ना शामिल करें। लेकिन ये जो एक्यूरेसी निकली है इसकी, ये जो प्रॉफिट निकला है इसका 17% ग्रो हुआ है आपके अकाउंट, तो इसको हम 2-3 पेयर मजीद ऐड कर सकते हैं इसमें, 3, 4, 5, जहां जो अच्छे पेयर्स हैं। अब देखें, हर पेयर पे भी इसकी एक्यूरेसी इस तरह नहीं रहेगी, ये भी समझ लें। कोई, जस्ट अ मिनट, जब हम देखें, मैं कह रहा था कि एक्यूरेसी इसकी, जो मार्केट स्ट्रक्चर की एक्यूरेसी है, वो हर पेयर पे सेम नहीं है।
जिस तरह यूरो यूएसडी पे आपको मिल रही है, जीबीपी यूएसडी पे इससे थोड़ी कम मिलेगी आपको, जीबीपी एनजेडी पे आपको कम मिलेगी। जो अच्छे पेयर्स हैं, जो मार्केट के स्ट्रक्चर को ज़बरदस्त अंदाज से फॉलो करते हैं, वो यूरो यूएसडी हो गया, वो एयूडी यूएसडी हो गया। वैसे एयूडी यूएसडी मेरा फेवरेट पेयर है, इस पे मार्केट बड़ी परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। एयूडी जेपीवाई हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, ये बेहतरीन पेयर्स हैं जो मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। आप कोई से 5-10 पेयर्स आप उठा लें, उनके 3 साल के बैक डाटा पे उसको बैक टेस्ट करें, देखें कि उसकी मार्केट स्ट्रक्चर को वो क्या रिस्पेक्ट करता है, क्या रिस्पेक्ट देता है वो पेयर आपका। काम आपने करना है, पैसा आपने कमाना है, मेहनत भी आपने ही करनी है। अब मैं आपके आगे सारी चीज़ें रख दूं कि भाई ये मैंने बैक टेस्टिंग की, आप इसको करें, इसमें कुछ मेरी चीज़ें शामिल हो जाएं, आपको वो रिजल्ट ना मिले, आप फिर जहन सर पकड़ के बैठे होंगे कि यार सर ने तो इस तरह कहा था। और भाई पैसा आपने कमाना है, मेहनत भी आप करें। अगर आप ये समझते हैं कि बस मैंने वीडियो देख ली मैं ट्रेडर बन गया, तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। वीडियो देखने से अगर कोई ट्रेडर बना होता तो आज सारे यूट्यूबर ट्रेडर होते और उनको देखने वाले भी ट्रेडर होते। देखें, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं। आप एमबीबीएस करते हैं, 5 साल लगाते हैं, 4 साल लगाते हैं, 4 साल में सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, 1 साल जब आप हाउस जॉब करते हैं उसके बाद आपको डिग्री मिलती है। क्यों हाउस जॉब को रखा गया है? 4 साल तो वो यही चीज़ें पढ़ते आए हैं, प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिस वर्क के लिए। तो भाई ये भी ऐसी ही डिग्री की मानद है, ये भी उससे आसान नहीं है। अगर आप ये समझ के आए कि ये आसान है, आप 2-4 दिन में ट्रेडर बन जाएंगे, तो ये सोच छोड़ दें। ये वो आपको कहेंगे जो आप अपना फक्की चूरन सेल करने वाले आएंगे। इसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है। अगर आप 6 माह बाद अगर आप इक्वल आ गए हैं, ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है, तो 6 माह आपको और लगेंगे थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट करने में। जब 2-3 साल आप मुसलसल लगे रहेंगे, फिर आप देखेंगे अपनी परफॉर्मेंस को, फिर आपको किसी जॉब की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर सिंपल आप इस पे काम करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आप पहले दिन आती हैं, सवाल आपका ये होता है कि सर मैं आपका कोर्स करना चाहता हूँ, क्या मैं इसको अपना प्रोफेशन बना सकता हूँ, क्या मैं इससे अपनी अर्निंग कर सकता हूँ? भाई ये साइकोलॉजी पे चलती है। मुझे नहीं पता कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह करते हैं, ये चीज़ें मुझको नहीं पता। ये आपने खुद डिसाइड करनी है। पहले आप कोर्स तो कंप्लीट करें, फिर उसके बैक टेस्ट करें, फिर आप अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि आपकी साइकोलॉजी चलती है इसके मुताबिक, नहीं चलती। अगर नहीं चलती तो छोड़ दें, अपना लॉस ना करें, क्योंकि इसको आप जितना लोगों ने इसको आसान बनाया हुआ है उतना आसान है भी नहीं, लेकिन रॉकेट साइंस भी नहीं है। ये भी मैं कहता हूँ, ये रॉकेट साइंस नहीं है, समझने वाला और मेहनत करने वाला चाहिए बस। अगर आप मेहनत भी ना करें तो फिर तो दुनिया का कोई भी बंदा आपको कामयाब नहीं कर सकता। परफेक्ट आपको एक्यूरेट सिग्नल दिए जाएं, फिर भी आप कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि फिर भी आप जो है ना टीपी वाले से अपना सिग्नल छोड़ देंगे, एसएल वाले आपके लग जाएंगे। ये नॉर्मल सी बात है, आम रूटीन की बात है ये। तो सॉरी, टॉपिक से मैं हट गया था, टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए अब मैं चलता हूं H4 पे, क्योंकि काम हमने करना है H4 पे। हमारा फोकस कहां पे होगा? H4 पे। जब हम मार्केट में बैठेंगे हमारा फोकस H4 पे होगा। हमने डेली से गाइडलाइन लेनी है कि हमने सेल करना है या बाई करना है। अब डेली क्या कहता है आपको, पहले डेली के चार्ट को आप देख लें। भाई जब क्लियर ट्रेंड सेल का चल रहा है, अब अक्सर दोस्त ये समझते हैं कि भाई इतना डाउन आ गया अभी अप जाएगा, वो छोड़ दें भाई इसको। जब आप मार्केट का स्ट्रक्चर तब्दील हो डेली भी आप तब जाएं आप बाई की सूरत में। जब तक ये मार्केट अपना स्ट्रक्चर तब्दील नहीं करते आप सेल में चलते रहें, चाहे 2 साल चलती रहे आप सेल में चलते रहें, वरना आप बार बार रिवर्सल पे आप बार बार आप कैसे लेट होंगे। मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, सेल का है, स्ट्रक्चर सेल का है, ठीक है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। हम चलेंगे भी सेल के साथ ही चलेंगे, डेली पे सेल है, हम सेल के साथ ही चलेंगे। H4 पे अब हमने क्या करना है? सेल करना है। जब हम H4 पे आते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो यहां एक चीज हमें नजर आती है कि भाई मार्केट यहां से आई, सॉरी मैं अब वो मार्किंग ट्रेडिंग व्यू की तरह नहीं कर सकूंगा। मार्केट ने ये लास्ट जो इसका मार्केट हाई बनाया
उसके बाद दोबारा हाई बनाया। अब जो मार्केट का जो लास्ट लो है वो आपका ये वाला एरिया कंसीडर होगा लास्ट लो में। ये एरिया आपका लास्ट लो में है। अब जब मार्केट इसको क्रॉस करती है, इसको क्रॉस करने के बाद जब रीटेस्ट करती है तब हम सेल की एंट्री लेंगे। सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डेली पे सेल का स्ट्रक्चर, H4 पे सेल का स्ट्रक्चर। तो हम जब दोनों एक जैसा स्ट्रक्चर है, हम काम H4 पे कर रहे हैं तो ठीक है भैया, अब हम सेल की एंट्री लेंगे। तो अब हमने वेट करना है किसी मोमेंटम कैंडल का। मैं इसको प्ले करता हूं क्योंकि रीटेस्ट हो चुका है एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। जब मैंने आपको पहले बताया था उसमें हमने सिर्फ रीटेस्ट पे एंट्री ले लेनी थी। अब हम एक्यूरेसी बढ़ा रहे हैं, अब मोमेंटम के साथ दाखिल होंगे मार्केट में। H1 को कहां पे शामिल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसको देखें जरा। अब ये आपकी मोमेंटम कैंडल है। अब आप इसके बाद भी इंटर हो सकते हैं। अब मैं इंटर हो सकते हैं कि इस पे इंटर हम हो जाते हैं। अब हमारा एसएल यहां पे आ जाएगा और टीपी 1.5 के हिसाब से। क्यों 1.5 मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये 100 पिप्स प्लस है इसका एसएल। जब 100 पिप्स प्लस होगा इसका एसएल तो हम इसको अपना जो टीपी होगा उसको 1.5 की रेशो से हम लेके जाएंगे। अब मैं इसको प्ले करता हूं। मार्केट देखें दोबारा ऊपर चली गई। अब अगर आप देखें इसको, देखें मार्केट इस लेवल से दोबारा उसको रीटेस्ट किया, फिर वापस आई। अब हम कुछ दोस्त एसएल इतना क्लोज रखते हैं, इतना क्लोज रखते हैं कि जाके कैंडल की वेक उसको हिट कर देती है। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि एसएल लगाने का एक रूल रखें। वो रूल क्या है? जब मार्केट ये जो उसका स्विंग बना हुआ है, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, उसकी बॉडी क्लोज हो जाएगी, इसका मतलब है कि अब मार्केट का स्ट्रक्चर दोबारा से बाई का बन चुका है। तो कम से कम एसएल तो ऐसी जगह पे रखें जहां मार्केट का बाई का स्ट्रक्चर बने, ताकि आप दोबारा से बाई में इंटर हो सकूं। अब आप ये देखते हैं कि आपका अकाउंट इतना छोटा है, अब आप एसएल इतना बड़ा रख रहे हैं, तो वो एंट्री ले ही ना आप। अगर आपका एसएल मैच नहीं कर रहा, आप वो एंट्री ले ही ना, छोड़ दें उसको। अगर आपका रिस्क बढ़ रहा है उस एंट्री को छोड़ दें। लाजमी नहीं है कि वो एंट्री आपने लेनी है। आप किसी और पेयर पे चले जाएं, किसी और पेयर पे चले जाएं, किसी और सेटअप पे चले जाएं। बार बार मार्केट आपको मौके देगी। अब आप यहां से भी इंटर हो सकते थे, दोबारा मार्केट गई, अगर फिर मोमेंटम बनती है तब आप फिर भी इंटर हो सकते हैं। अब आप इधर से भी इंटर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट देखें, ये हमारा जो लेवल था, मार्केट दोबारा इस लेवल तक गई है, मोमेंटम फिर बनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट में, अब ये नहीं है पॉसिबल कि आपने एक पहली ट्रेड पे आपने डायरेक्ट 2% रिस्क लिया हुआ है, तो अब आप दोबारा इंटर होना चाहते हैं और उसके साथ फिर 2% पे इंटर हो जाएं। इस तरह ना करें। इस तरह यह चीज़ आपको लॉस देगी, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं होता, ये ऊपर भी निकल सकती है। तो 4% एक ही पेयर पे आप लॉस, एक ही एंट्री में लॉस एक्सेप्टेबल नहीं है। आप ये भी नहीं कर सकते कि अब आप इस पे बाई ले हुए हों और यूएसडी जेपीवाई पे आप जाके अपना उधर भी आप बाई कर दें, तो उनमें दोनों में से एक का तो फिर एसएल हिट होना है, क्योंकि इनमें कोरिलेशन ज़्यादा है। तो कोरिलेशन पे भी आपने फोकस रखना है, अपने रिस्क को इस तरह मैनेज करना है। अब आप यहाँ से, अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली थी, आपने से एंट्री मिस हो गई, अब आप यहाँ से इंटर हो सकते हैं। मैं आपको एंट्रीज की जगह बता रहा हूँ सिंपल रूल्स के साथ। एसएलएस का कहाँ पे आ जाएगा? मैं दोबारा यहाँ से इंटर हो जाता हूँ। अब आपका एसएल यहाँ पे आ जाएगा।
सेम उसी जगह पे, और इसका टीपी जो होगा ये 80 पिप्स का एसएल है तो इसका हम डबल रखेंगे। सेम ये इसका टीपी भी वहीं पे आ जाएगा जहां पे इसका ये तकरीबन यहाँ पे बनता है, थोड़ा सा इससे ऊपर, ठीक है 167 पिप्स बन रहा है ये हमने इसका टीपी भी सेट कर दिया। या आपने एक पेयर पे बार बार, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, एक पेयर पे बार बार आपने एंट्रीज नहीं लेनी। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ अगर एक जगह पे उनसे एंट्री मिस हो गई है तो फिर दोबारा कैसे इंटर हुआ जा सकता है, क्योंकि मार्केट स्टिल उसी लेवल पे है। अब हम इसको मज़ीद आगे चलाते हैं। अभी आप फिर देखें, अब आप दोबारा भी इंटर हो सकते हैं। अगर आपने यहाँ भी एंट्री नहीं ली थी रीटेस्ट पे, रीटेस्ट यहाँ पे हुआ, रिजेक्शन, ये सारे रिजेक्शन कैंडल हैं आपके सामने हैं। जो मैंने लेक्चर 9 आपको दिया है ये उन्हीं रूल्स के मुताबिक हैं। आप इसको देखिए, ये चीज़ मोमेंटम आपको बार बार एसएल हिट होने से बचाएगी आपके। इसको हमेशा अपने ट्रेडिंग में शामिल करें, मोमेंटम के बगैर एंट्री नहीं लेनी। यहां से आपकी एंट्री मिस हुई, यहां पे रिजेक्शन मिली, यहां पे मोमेंटम मिली, आप इधर से इंटर हो जाएं। फर्ज किया आपने यहां से भी एंट्री नहीं ली। अब देखें जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको हम इसको लेवल मार्क करते हैं। लेवल मार्क करने का क्या तरीका है, लेफ्ट साइड से हम स्विंग को स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम कैंडल की बॉडीज और विक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे लेवल लगाने का तरीका है। अब मैंने इस कैंडल की बॉडी को कवर किया, इस कैंडल की बॉडी को मैंने कवर किया, इनकी विक्स को भी कवर किया। अब ये मेरा एक अच्छा लेवल बन गया, मोस्ट टचेस मुझे यहां पे मिल रहे हैं, तो ठीक है, जबरदस्त मेरा लेवल बन गया। अब मैं अगर यहां से एंट्री लेता हूं, अब देखिए ये मेरा एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा। एसएल को आपने खुद मैनेज करना है, लेकिन ये बात जहन में रखें अपनी साइकोलॉजी को साइड पे करके रूल्स के मुताबिक। अगर मैं यहां से सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा अपसेट है इसलिए। अच्छा, अगर आप यहां से एंट्री लेते हैं सेल की, मैंने फिर एंट्री ले ली, हमारा एसएल कहां पे जाएगा, हमारा अब एसएल इस लेवल से ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर हम यहां पे एसएल रखते हैं, अगर मैं यहां पे लेके जाता हूं एसएल को, ये 160 पिप्स का एसएल बन रहा है। अब मार्केट 320 पिप्स जाए या 320 ना करें, आप 1.5% उसके लेके आए, तो भी इतना बड़ा टीपी हिट होने में काफ़ी टाइम लगता है। हमारा ये अच्छा एक लेवल है, आप यहाँ से इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर मैं क्यों कहता हूँ आपको, एक तो पिप्स का डिफरेंस, दूसरा ब्रोकर का कोई पता नहीं होता। मुझे नहीं पता आप कौन सा ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, ब्रोकर आपके एसएल ऐसी जगहों पे हिट करा देते हैं। तो आपने हमेशा एसएल जो अपना लेवल है, एसएल उससे थोड़ा पिप्स का डिफरेंस ऐड करके ही रखना है, क्योंकि आप लेवल गलत भी मार्क कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपका लेवल बिल्कुल ठीक हो। अब मैं ये मेरा एसएल बन रहा है 75 पिप्स का, अब मैं इसका टीपी जो रखूंगा डबल रखूंगा। क्यों, क्योंकि ये 100 पिप्स से नीचे है। अगर 100 से नीचे हो, यानी कि 80 है, 85 है, तो आप उसका डबल रखने। अगर 90, 95, 100 है, उससे या ऊपर है, तो फिर आप उसका जो प्रॉफिट रखेंगे वो उसका 1.5 गुना रखेंगे। अब मैं इसको डबल कर देता हूं, ये मेरा 150 पिप्स बन गया, 155। लेकिन आपने अच्छा ये भी करना है, एक बात और भी जहन में रख लें, जहाँ पे आपका टीपी का लेवल हो, आपने अगर जिस तरह ये बन रहा है 9754 पे मेरा टीपी बन रहा है, टीपी का नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है वो बन रहा है, तो आप इससे 5 से 7 कम रखेंगे। इसको भी आप कंसीडर करेंगे। 5 जितना आपका उसका फ़र्ज करें आपका 2 पिप का या 1 पिप का स्प्रेड चल रहा है, 2 पिप्स का अगर आपका स्प्रेड चल रहा है, तो फिर आप 5 पिप्स, यानी कि 2 पिप्स वो हो गए, 3 पिप्स आप एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, 5 पिप्स आप ऊपर रखेंगे। तो ये भी मैंने इसको मार्क कर दिया। अब हम एंट्री ले ली, अब हम इसको आगे चलते हैं मार्केट के साथ। मार्केट देखें, जब मैंने मोमेंटम के बाद एंट्री ली, मार्केट उसके बाद देखें कितना गई है। अब मेरा एक टीपी हिट हो चुका है, एक जो ट्रेड है वो उसने अपना टीपी हिट कर दिया है।
अच्छा, अब जब देखते हैं कि मार्केट जब यहाँ से इस लेवल से जब मार्केट आई है, यहाँ पे अलग से स्विंग बना रही है, अब जिन दोस्तों ने एंट्रीज नहीं ली हुई पहले, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि एक कैंडल बन गई भाई कि ठीक है स्विंग हमारा बन रहा है, H4 पे स्विंग बन रहा है, H1 पे अगर इसको देखें, क्योंकि हमने छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम करना होता है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह। तो यहाँ पे एक अच्छा लेवल बन गया H1 पे, लेकिन यहाँ पे H4 पे एक माइनर लेवल है, अब स्विंग बन रहा है। तो जिन दोस्तों ने यहाँ ऊपर एंट्रीज नहीं ली थी, वो यहाँ से इंटर हो सकते हैं मार्केट में। वो किस तरह इंटर होना है, क्योंकि अभी हमारे पास सारे एविडेंसेस सेल के हैं, अभी कोई भी बाई का एविडेंस नहीं है, स्ट्रक्चर सेल के है सारे, तो हम सिर्फ सेल की ही सोचेंगे। अब मैं इसको थोड़ा प्ले करता हूं आगे। अच्छा, वो दोस्त जिन्होंने एंट्रीज ये वाली एंट्रीज ली थी और उनका टीपी हिट नहीं हुआ, अगर उन्होंने अपनी जो एंट्री है उसको ब्रेक इवन किया हुआ है, आपने एक ट्रेड ली हुई है, उसको जितना आपका 100 पिप्स का आपका एसएल था, 100 पिप्स मार्केट आपकी साइड पे मूव कर चुकी है, तो अब आप उसको ब्रेक इवन कर सकते हैं। अगर आपने अपनी एंट्री ब्रेक इवन की हुई है, तो फिर आप इधर से अगेन इंटर हो सकते हैं, ये आप दूसरी एंट्री ले सकते हैं। सिर्फ इस सूरत में पॉसिबल होगी सेकंड आपकी एंट्री, अगर आप अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर चुके हैं। तो अगर आपने ब्रेक इवन नहीं किया हुआ, आपको डर लग रहा है ब्रेक इवन करने से, तो कुछ प्रॉफिट अगर आप निकाल चुके हैं उसमें से, फिर भी आप इंटर हो सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम करें, तो अपना ब्रेक इवन लाजमी किया करें, या कुछ ना कुछ इसमें से लाजमी निकाल लिया करें। इसको आदत बनाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, ये नॉर्मल बात नहीं है, ब्रेक इवन करना या उसमें से कुछ प्रॉफिट निकालना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन आदत बनाए इसकी, आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाएगी, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। जब आपको यकीन आ जाएगा कि ये मार्केट आपको पैसा देती है, प्रॉफिट देती है, जब आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा, फिर आप सारे रूल्स फॉलो करेंगे। अभी आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता कि पता नहीं प्रॉफिट होता भी है या नहीं होता, तो इस वजह से कि पता नहीं मैं प्रॉफिट कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो इस वजह से जो है ना आप कंफ्यूज होते हैं, आपकी साइकोलॉजी वीक होती है। अब सॉरी, अब मैं इसको आगे जो है ना मूव करता हूँ। जब मार्केट ये लास्ट लो इसको ब्रेक करेगी, तब मैं फिर एंट्री ले सकता हूँ। अब देखें, मेरा वो टीपी हिट हो गया ऊपर वाली ट्रेड का, दो मेरे टीपी हिट हो चुके हैं, अब मेरी एक ट्रेड एक्टिव है। अगर आपने इसको ब्रेक इवन किया हुआ है, तो अब आप यहाँ से इंटर हो सकते हैं, या जो दोस्तों से ये एरिया मिस हो गया था, अब देखें क्यों इंटर हो सकते हैं। मैंने ये लेवल मार्क कर दिया। अब पहले मार्केट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि हम सब वो लाइन लगाते हैं कि मार्केट इसकी वेक को क्रॉस कर दे, लेकिन अगर आप लेवल लगाएंगे तो आपको एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी। मैंने यहाँ पे लेवल लगा दिया, मार्केट ने लेवल को ब्रेक किया, मोमेंटम के साथ ब्रेक किया। यहाँ पे अगर मैं देखूं H1 पे भी यही सेम एविडेंसेस हैं। H1 पे जो एक अच्छा लेवल था, उसको भी मोमेंटम के साथ मार्केट ने ब्रेक किया। तो अब मैं इस पे सेल की एंट्री अगेन ले सकता हूं इस जगह से। ये मैंने सेल की एंट्री ली, अब मैं एसएल कहां पे रखूंगा, मैं एसएल रख दूंगा इस लेवल से थोड़ा ऊपर। अब देखें, बाज़ औक़ात ये होता है कि यहाँ पे स्विंग बना होता है, जब आप स्विंग के ऊपर एंट्री तो रखते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन अगर आपका स्विंग काफ़ी दूर है, अब ये 80 पिप्स का मेरा एसएल बन रहा है, अगर ये जो लास्ट जो स्विंग है अगर मैं इसके ऊपर रखता हूँ, तो ये 150 पिप्स का एसएल बन जाता है। जबकि मेरा एक लेवल ठीक है, अच्छा लेवल है, ये H1 पे भी अच्छा लेवल है, तो H1 के हिसाब से भी आप देख के यहाँ पे रख सकते हैं। ये लेवल H4 का भी है, H1 से भी थोड़ा ऊपर है, तो आप यहाँ पे इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। एसएल में क्यों आपको कहता हूँ कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो देखना होता है आपने अपनी इक्विटी के मुताबिक, आपने जितना रिस्क लिया हुआ है उसके मुताबिक। अगर मैंने 0.5% रिस्क लिया हुआ है, तो मैं एसएल बड़ा रख सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर मैंने 2% रिस्क लिया हुआ है,
तो फिर साफ ज़ाहिर है मुझे एस एल उसी हिसाब से फिर रखना पड़ेगा। तो ये एस एल इसलिए मैं कहता हूँ कि एस एल हमेशा हम लास्ट लो या हाई या लेवल के ऊपर हम यूज़ करते हैं। जहाँ पर लेवल नज़दीक हो, जहाँ पर लेवल अच्छा बन रहा हो, हम लेवल के ऊपर रखते हैं। जहाँ पर नज़दीकी स्विंग बन रहा हो, फिर हम स्विंग यूज़ करते हैं। तो वो भी आएगी आगे, एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अब यहाँ पे जब इंटर होते हैं तो इसका जो एस एल है वो 83 पिप्स का बन रहा है, तो अब मैं इसका जो टी पी है वो इसका डबल रखूँगा। ये 160 पिप्स कर देता हूँ मैं इसका। ये इसका टी पी बन गया। अब हम इसको मज़ीद प्ले करते हैं। देखिए हमारी जो थर्ड ट्रेड थी जो हमने ली थी यहाँ से, उसका भी टीपी हिट हो गया। अब हमारी एक ही ट्रेड एक्टिव है और 0.01 के साथ हम 51% जो है ना अपना अकाउंट ग्रो कर चुके हैं, अपने 51 $0.01 की लाट के साथ। सिंपल सी इन चंद ट्रेड्स में रूल्स के मुताबिक चल रहा हूँ, कोई भी एस एल हिट नहीं हुआ। लेकिन ये बात भी जहन में रखें कि हर बार मार्केट ऐसे नहीं होती, मार्केट रेंज में भी आती है। दो दो तीन तीन एस एल, चार चार एस एल एक साथ भी हिट हो जाते हैं। जब मार्केट रेंज में आती है उसको ब्रेक भी करती है। रूल्स के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, रूल्स के मुताबिक हमारे तीन तीन चार चार एस एल हिट होते हैं। ये बात अपने जहन में रखिएगा। ये कोई इसको आप ये ना समझें कि ये लास्ट मेथड है, आखिरी मेथड है, इसके बाद कोई है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। इसमें भी आपके एस एल हिट होंगे, तीन तीन चार चार एस एल हिट होंगे अगर आप रूल्स के मुताबिक चलती हैं तो। लेकिन ओवरऑल जो रेशो उसकी रहेगी वो टीपीज़ की ज़्यादा रहेगी। तो जो आपकी आर आर है वो आपको प्रॉफिट में लेके आएगी। रिस्क टू रिवार्ड रेशो ही आपको प्रॉफिट में लेके आएगी। अगर 50-50% भी आप रहती हैं तो भी आप जो है ना प्रॉफिट में होंगे आर आर की वजह से। तो इसको मैं मज़ीद आगे प्ले करता हूँ। देखें वो हमारा टीपी भी हिट हो गया। हमारे जो जितनी ट्रेड्स हमने ली थी हमारा सब का टीपी हिट हो चुका है। अब हम देखते हैं आगे, इसको प्ले करते हैं। लेवल ये एक आप यहाँ पे हम एक लेवल मार्क कर देते हैं। ये एक स्विंग बना था। अब देखें अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर के साथ चल रहे हैं तो अब इस जगह पे फोकस कीजिएगा। तो इस जगह पे आपकी एंट्री नहीं बनती, आपने एंट्री इस कैंडल पे नहीं लेनी। उसकी रीज़न यही है कि जिस कैंडल की इतना लंबी वेक हो उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। वो रिजेक्शन कैंडल तो आपकी काउंट हो सकती है। अब इसको देखें, ये किसी सूरत में मोमेंटम नहीं है। अगर मार्केट सेल में चली भी जाती है तो भी आप एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि आपको मोमेंटम नहीं मिली यहाँ पे। इस चीज़ को ऐड करें। मार्केट स्ट्रक्चर ठीक है, आप उसको फॉलो करें, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपने मोमेंटम मस्ट देखनी है। अभी मैं इसको आगे फिर प्ले करता हूँ। अब देखिए मार्केट दोबारा से नीचे आ गया, लेकिन मोमेंटम मुझे कहीं नहीं मिल रही। रिजेक्शन मिल रही है, मोमेंटम कोई भी ऐसी सेल की मोमेंटम नहीं मिल रही कैंडल। तो अब इतना बड़ी वेक भी थी, इसका मतलब ये था कि बायर्स ने पुश किया है सेलर्स को। अब मेरा जो मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक जो मेरा लास्ट लो है, मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक मेरा लास्ट लो अब ये रह गया। ये मेरा लास्ट लो है, ये इसकी जो विक है ये लास्ट लो है, और लास्ट हाई मेरा ये है। ये इसकी आप विक के ऊपर इसको रख दें। ये अब आपका लास्ट हाई है, क्योंकि यहाँ हमारी एंट्री नहीं बनी थी, हमने एंट्री नहीं ली। ये हमारा लास्ट हाई है, ये हमारा लास्ट लो है। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तब हम सेल की एंट्री लेंगे। अभी देखें यहाँ पे मार्केट गई नीचे, विक बना के दोबारा से उसके जोन के अंदर आ गई, अपने एरिया के अंदर। तो अगर हम जल्दबाज होते, यहाँ पे हमने पेंडिंग ऑर्डर लगाया होता, पेंडिंग ऑर्डर हमारा एक्टिव होता, उसका एसएल हिट होता, बात ख़त्म। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरी हमेशा से मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको हमेशा से कहता हूँ
कि पेंडिंग आर्डर मैं यूज़ नहीं करता, मैं हमेशा सिर्फ मार्केट की मोमेंटम देख के इंटर होता हूँ। अब मैंने जितना भी एंट्रीज ली इनमें से मुझे ये वाली एंट्री बताएं, ये वाली एंट्री बताएं, ये वाली एंट्री बताएं, कोई भी ऐसी एंट्री जो मैंने मोमेंटम के बगैर ली हो। अगर मैं मोमेंटम के बगैर एंट्रीज लेता तो शायद मेरा 1-2 एसएल हिट हो जाते, लेकिन मैंने एंट्री नहीं ली। अब मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, ये इसके मार्केट का जो स्ट्रक्चर है मैं इसको भी आगे लेके चलता हूँ। अब देखें यहाँ पे H4 पे मार्केट का स्ट्रक्चर तब्दील हुआ है। मैं अगर नीचे चलता हूं, डाइवर्जेंस भी है। अब मैं आपको ये क्यों डाइवर्जेंस फाइंड कर रहा हूं, मैंने पहले क्यों डाइवर्जेंस फाइंड नहीं की, उसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूं। जब मार्केट का स्ट्रक्चर तब्दील हुआ तो मैंने ये देखा कि भाई डाइवर्जेंस भी है और मार्केट का स्ट्रक्चर भी तब्दील हुआ है। हम लोग अंधाधुंध सिर्फ डाइवर्जेंस पे वर्क करते हैं। अब ये चार्ट के बॉटम पे भी है, ये आपके सामने ये चार्ट का बॉटम है, यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस मिली है, यहाँ आपकी अच्छी एक एंट्री बन सकती है। मार्केट क्यों? क्योंकि मार्केट का H4 पे आपका स्ट्रक्चर भी तब्दील हो चुका है। जब स्ट्रक्चर भी तब्दील हो जाए, डाइवर्जेंस भी हो, परफेक्ट डाइवर्जेंस है। अब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, आप डाइवर्जेंस की बेस पे एंट्री ले लेते हैं, तो रेगुलर डाइवर्जेंस देखें, रेगुलर डाइवर्जेंस फिर आपके एसएल ज़्यादा हिट करेगी, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ट्रेंड रिवर्सल के लिए मैं हमेशा कहता हूँ 4 से 5 एविडेंसेस होने चाहिए आपके पास। अब ये डाइवर्जेंस का भी हो गया, 50 का लेवल भी क्रॉस हो गया, मार्केट का H4 पे स्ट्रक्चर भी तब्दील हो गया। H1 पे मैं आपको 1-2 और एविडेंसेस निकाल के दे देता हूँ, लेकिन मैं H1 को अभी कंसीडर नहीं कर रहा ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं। मैं डेली पे चलता हूँ, ये डेली का चार्ट है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, 2 एविडेंसेस मुझे मिल गए हैं, मैं रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन याद रखें ये आपकी हाई रिस्क एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट पे स्टिल जो है ना आपका सेल का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन हाई रिस्क एंट्री जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं वो हमारी हाई रिस्क एंट्री होती है। अब हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि H4 पे उसका जो है ना स्ट्रक्चर तब्दील हो चुके हैं। अब हम इसको मैं मेजर करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई मैं इस फिबोनाची को लगा देता हूं वेक टू वेक। आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कुछ दोस्त यहाँ भी लगाते हैं, ठीक है कोई मसला नहीं, यहाँ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर जो आपका मेजर स्विंग है आप उस पे लगाएं। ये मेजर स्विंग पे मैंने लगा दी। अब मैं देखता हूं कि भाई अगर देखें यहाँ से मेरा मार्केट का स्ट्रक्चर तब्दील हो चुका है, अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे देखूं तो यहाँ भी एक कैंडल बनी थी बाई की, तो यहाँ भी ये एक स्विंग है, तो मार्केट ने इस स्विंग को भी क्रॉस कर दिया है, इसके ऊपर मार्केट चली गई है। अभी क्लोजिंग हुई है या नहीं हुई इसका नहीं आइडिया, लेकिन मार्केट इसके ऊपर चली गई है। H4 पे मार्केट का स्ट्रक्चर तब्दील हो चुका है, रेगुलर डाइवर्जेंस भी है। अगर मैं समझता हूं कि मुझे इस लेवल तक, ये जो फिबोनाची का इस लेवल है, इस लेवल तक मैं रिस्क ले सकता हूं। अगर मार्केट सेल में जाना है ना, सेल का स्ट्रक्चर है ना, तो भाई यहां तक रिट्रेस मार्केट कर सकती है। देखिए फिबोनाची के रूल्स के मुताबिक ये जो 2 लेवल्स हैं, ये 5 का और ये 618 का, ये अहम लेवल हैं। ये 50 का और 618 का अहम 3 लेवल हैं। इनके दरमियान मैं अपना टीपी सेट करके मार्केट में से कुछ निकाल सकता हूं। ये ट्रेंड के अगेंस्ट भी हो गया, ये फिबोनाची का भी एक हो गया कि मार्केट रिट्रेस करने जा सकती है इस लेवल तक। H1 पे भी आपको एविडेंसेस मिलेंगे। जब ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की बात करूं, जब देखें H4 पे स्ट्रक्चर तब्दील, मैंने पहली वीडियो में पार्ट 1 में आपको सिर्फ बताया था कि स्ट्रक्चर तब्दील होगा हम इंटर हो जाएंगे, लेकिन जब हम एक्यूरेसी बढ़ाने की बात करते हैं, जब हम एक्यूरेसी के साथ ट्रेडिंग की बात करते हैं, उसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप डेली को साथ शामिल करेंगे। डेली से आपका एविडेंस लाजमी होना चाहिए, चाहे वो डाइवर्जेंस का हो, चाहे फिबोनाची का हो, चाहे लेवल का हो, चाहे स्विंग का हो, एविडेंस आपसे लाजमी होना चाहिए डेली के टाइम फ्रेम पे। अगर नहीं मिलता आप छोड़ दें फिर उसको, एंट्री को, कोई मसला नहीं है। अगर मैं यहां से एंट्री लेता हूं,
देखिए मोमेंटम ज़बरदस्त पीछे मोमेंटम मुझे मिली, ये भी मोमेंटम है। अब यहाँ से लेवल भी ब्रेक हुआ है, आप यहाँ से इंटर हो सकती हैं इस जगह से बाई के लिए। अगर मैं इस जगह पे बाई के लिए एंट्री लेता हूँ तो मेरा एस एल आप देखें कहाँ पे आएगा। एस एल मैं इस लेवल से नीचे रखता हूँ। ये सॉरी एक मिनट, इसको मैं एंट्री नहीं लेता इस पर, क्यों? क्योंकि हाँ, यहाँ एक बात जहन में रखनी है कि जब मार्केट का हमारा स्ट्रक्चर तब्दील होगा, जब मार्केट का हमारा स्ट्रक्चर चेंज होगा, तब हम ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेंगे, तब हम रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे। जब हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं वहाँ हमें सिर्फ ब्रेकआउट की ज़रूरत पड़ती है। जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट यानी कि जब मार्केट का स्ट्रक्चर तब्दील होगा, तब हम रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे। अगर रीटेस्ट नहीं होता हम मार्केट में एंट्री नहीं लेंगे। ये बात अपने जहन में आपने रखनी है। तो यहाँ हम रीटेस्ट का इसका वेट करेंगे कि रीटेस्ट मार्केट का हो, उसके बाद हम इंटर हों। अब देखें, अब मार्केट ने किस लेवल का रीटेस्ट किया? मार्केट ने इस लेवल की रिस्पेक्ट की, इसका रीटेस्ट मार्केट ने किया, इस लेवल का मार्केट ने इस लेवल का रिस्पेक्ट दी। जब यहाँ पर बाई की अच्छी मोमेंटम कैंडल मिली तो ठीक है, इसका कंफर्म हो गया कि भाई स्विंग बन चुका है। अगर हम रूल्स देखें तो जो ट्रेंड लाइन लगाने के रूल्स हैं, हमें 2 टचेस चाहिए, वो भी बन चुके हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर भी तब्दील हो चुका है। H4 पे मार्केट ने रीटेस्ट भी कर लिया है, वहाँ पर फिबोनाची का लेवल भी है डेली के ऊपर। H1 पे अगर मैं चलूँ तो H1 की ये आपके सामने चार्ट है। H1 पे ऑलरेडी मार्केट का स्ट्रक्चर तब्दील हो चुका है, अपना डाइवर्जेंस भी थी। अगर मैं यहाँ से आपको मार्क करूँ, H1 पे भी डाइवर्जेंस थी, उसके बाद इसका रीटेस्ट भी हुआ। ये H1 का एक अच्छा लेवल आपके सामने, ये H1 का एक लेवल है। यहाँ पे ये देखें मार्केट ने यहाँ स्टे किया, फिर ब्रेक किया, फिर इसके आसपास रही, फिर ये एक अच्छा आपका लेवल बन गया। अब आप यहाँ से इंटर हो सकते हैं H4 के ऊपर। अब आपका जो SL होगा वो इस लोएस्ट पॉइंट से जो है ना नीचे होगा। H4 के ऊपर हम SL अपना सेट करते हैं, देखते हैं कि कितना बनता है। मैं यहाँ से बाई की एंट्री लेता हूँ, ये मेरा SL बन जाएगा 100 पिप्स, और इसका डबल आप डबल नहीं, इसका 1.5 गुना कर दें, 150 पिप्स इसका TP कर दें, ये बन जाएगा 150 पिप्स। 147 है, ठीक है, बेस्ट है। अब ज़रा इधर आके देखते हैं इसको। अभी आप गौर करें, देखें मेरा जो TP है वो इस 5 वाले लेवल पे है। जो डेली का 5 का जो लेवल है, अगर डेली के मार्केट ने, अगर हम डेली के चार्ट पे चलें तो मार्केट का जो ये लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, हम समझते हैं कि इसको रीटेस्ट करेगी, या इसको भी रीटेस्ट आप शामिल कह सकते हैं। बहरहाल ये जो 50 का जो लेवल है, मैंने अपना TP यहाँ पे रखा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट सेल के ट्रेंड में हो तो भी मेरा TP हिट हो जाए। रखा मैंने रूल्स के मुताबिक है, लेकिन ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा एविडेंस की बात बता रहा हूँ कि ये एक एविडेंस हो गया, यहाँ से 2 से 3 एविडेंस मिल गए, यहाँ से भी आपका एविडेंस मिल गए, यहाँ डाइवर्जेंस का भी आपको H4 पे एविडेंस मिला, आपको ब्रेकआउट का भी मिला, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, रीटेस्ट भी हुआ। 3 एविडेंसेस यहाँ से मिल गए, यहाँ से भी आपको एविडेंस मिल गया फिबोनाची का, यहाँ से भी आपको एविडेंस मिल गया, यहाँ से भी आपको डाइवर्जेंस का एविडेंस मिल गया। देखिए ये सारे एविडेंसेस जब इकट्ठे हो जाते हैं तब हम बाई कर सकते हैं। फिर भी ये रिस्की है। रिस्की क्यों है? क्योंकि अभी तक डेली का जो टाइम फ्रेम है उस पर सेल का ट्रेंड चल रहा है। हो सकता है मार्केट, जब मैं कहता हूं ना कि हम स्ट्रक्चर अपना ट्रेंड के अगेंस्ट जा सकते हैं, तो उसके लिए यही पॉइंट होते हैं कि जब मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो ना करे, या जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दे। डेली के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं ये हाई रिस्क एंट्री है। ना यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर को फॉलो करना छोड़ा है, ना यहाँ मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया है। फिलहाल स्टिल सेल का स्ट्रक्चर है, इस पर फॉलो भी सेल के स्ट्रक्चर को मार्केट कर रही है। वैसे इसको अगर आप कंसीडर करती हैं, ये एक कैंडल बनी है, अगर इसको आप कंसीडर करते हैं तो उसके मुताबिक इसका स्ट्रक्चर मार्केट अब अपने स्ट्रक्चर को फॉलो
नहीं कर रही डेली के टाइम फ्रेम पे भी। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे मार्केट ने स्टे किया, एक कैंडल बाई की बनी, जब बाई की एक कैंडल बनी ये आपका स्विंग बन गया, ये इस मार्केट ने उसको ऊपर गई, फिर जब नीचे आई तो अब मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है ये आपकी इस कैंडल से ऊपर क्लोजिंग दी है। ये वाली कैंडल जो अब क्लोज हुई है ये इसकी वेक से भी ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो अब ये इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट डेली के टाइम फ्रेम पर अपने स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रही। लेकिन मैं इसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहा इसको? क्योंकि मैं आपको कहता हूं कि डीप पुल बैक होना चाहिए। डीप पुल बैक का मतलब स्विंग का ऑलमोस्ट 50% तकरीबन, ऊपर नीचे हो सकता है, 40 हो 60 हो सकता है, लेकिन तकरीबन इसको 50% रिट्रेस करना चाहिए। जितना भी है वो उसका डीप पुल बैक कहलाता है। डीप पुल बैक मतलब जब मार्केट अगर ये वाली कैंडल इस लेवल तक आ जाती, यहाँ से हम इसको स्विंग करते, तो उसका डीप पुल बैक कहलाता। ये डीप पुल बैक नहीं है, ये वीक पुल बैक है, रिस्की हो सकता है, इसलिए मैंने इसको कंसीडर नहीं किया। अब हम इसको आगे प्ले करते हैं, देखते हैं कि मार्केट ने क्या करती है हमारे साथ। अभी आप देखें, अगर आप इधर से इंटर नहीं हो सके थे, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मैं इस लेवल को रिमूव कर रहा हूं मैं। अब मैंने जो ये लेवल है मार्केट का, अब मैंने यहाँ पे जो है ना अपना लेवल लगा दिया। जब मार्केट इसको ब्रेक किया अब इसको रीटेस्ट कर रही है। अगर आपको यहाँ पे मोमेंटम मिलती है तो आप फिर भी इंटर हो सकती हैं। ये H1 के ऊपर आप देखें, अब H4 के रिटेस्ट हो गया अब, ठीक है। अब H1 के ऊपर आप मोमेंटम देख सकते हैं इस लेवल से, क्योंकि H4 पे तो रिटेस्ट फाइनल हो चुका है आपका। अब अगर आपको यहाँ से मोमेंटम मिलती है H1 पे तो आप यहाँ से इंटर हो सकते हैं। 3 बाई की अगर कैंडल्स बनती वाइट क्रो अपना वाइट सोल्जर, लेकिन ये विक्स के साथ हैं तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा। हम मज़ीद देख लेते हैं। उसका टीपी हिट हो गया। उसके बाद मार्केट ने ये जो लास्ट था, हमें यहाँ से एंट्री नहीं मिली, हमें यहाँ से ये जो अपना एक स्विंग और बना दिया मार्केट ने, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक। बल्कि यहाँ पे H1 पे, सॉरी मैंने नहीं देखा, H1 पे यहाँ पे मोमेंटम कैंडल थी, ये रिजेक्शंस कैंडल भी थी, तो यहाँ से आपकी एंट्री बनती थी, यहाँ से आप इंटर हो सकते थे क्योंकि मार्केट का रीटेस्ट हो चुका था। दोबारा से भी उसको मार्केट ने टेस्ट किया, इस कैंडल से आप इंटर हो सकते थे क्योंकि ये आपको H1 की एक अच्छी मोमेंटम कैंडल मिल गई। लेवल भी H1 का अच्छा बन गया था, अपना स्ट्रांग लेवल एक बन गया था H1 का। तो इस लेवल से आपको रिजेक्शन के बाद आप इस मोमेंटम पे आप इंटर हो सकते थे। उसका SL कहाँ पे होता? उसका SL देखें, इस लास्ट जो स्विंग है ये है रूल्स के मुताबिक यहाँ पे, लेकिन उससे थोड़ा नीचे एक अच्छा अगर स्ट्रांग लेवल मौजूद है तो हम SL इससे, बल्कि मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ ताकि ये H4 का मैंने प्ले किया हुआ था इस वजह से मुझे नज़र नहीं आया। ये H1 को प्ले करते हैं, देखें यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे मैं बाई की एंट्री लेता हूँ, ये SL मेरा आ जाएगा इस लेवल के नीचे। कितना SL बन रहा है? 89 पिप्स का, ठीक है, 90 पिप्स का। और TP मैं इसका 180 कर देता हूँ, इसको 160 70 भी आप कर सकते हैं। अब मैं इसको H4 पे प्ले करता हूँ, ये मेरी एंट्री भी आप इस तरह समझें कि एक्टिव हो गई। इसको हम H4 पे देखें, वो H4 ने भी उसको जाके उसका TP हिट कर दिया। अब मुझे ज़रा एक नज़र इन चार्ट्स पे देखें और मुझे कोई ऐसा पॉइंट बताएं जहां मैंने रूल्स के अगेंस्ट आपके साथ बात की हो। मैंने हर ट्रेड पे जो मैंने रूल्स बताए हैं आपको, सारे वही रूल्स रखे हैं इसमें, कोई एक्स्ट्रा मैंने इसमें कुछ नहीं किया। ना मैं अपनी तरफ से कि यहाँ ये कर लेते हैं वहाँ वो कर लेते, कोई नहीं। सिर्फ मैंने आपको एक एविडेंस के, जब आप मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं तो उसके अगेंस्ट जब आप जाते हैं
तो एविडेंसेस ले सकती हैं। अब अगर ये मार्केट ने क्लोजिंग 618 से ऊपर दे दी तो अब फिर भी हमारा कन्फर्म हो गया कि ये बाई का ट्रेंड है, तो अब आप यहाँ से भी बाई की एंट्री ले सकते हैं। अब आगे आप जितना लेते जाएं देखें वो आगे आप आपके सामने है। जब मार्केट फिर रेंज में आती है तो वहाँ पे आपको ये डेली का जो टाइम फ्रेम है, ये जो डेली का आपका स्ट्रक्चर होगा, आपको ये एसएल से बचाएगा। ट्रेंड में तो आप चलते जाएंगे, देखें ट्रेंड चल रहा है उसमें तो H1 पे H4 पे आप चलते जाएंगे, भागते जाएंगे, आपके टीपीज हिट होते जाएंगे। लेकिन मार्केट रेंज में भी कई कई दिन लगा देती है, 20-20 25-25 दिन भी मार्केट रेंज में रहती है, फिर आपके बार बार एसएल हिट होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो बाबा टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है, इसको लाजमी शामिल किया करें। देखें ये इसका जो स्ट्रांग जो लेवल था ये भी ब्रेक हो चुका है, मार्केट ऊपर भी चली गई है, इसको अपना स्ट्रक्चर भी यहाँ पे भी मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया है। रीटेस्ट यहाँ से मार्केट ने इसके क्लोजिंग दी, रीटेस्ट हो गया था, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई है। वहाँ पर हमारे यहाँ दो मेरे ख्याल में एसएल हिट हो चुके थे, लेकिन जब हमने डेली के टाइम फ्रेम पे साथ फोकस किया, लेवल्स पे फोकस किया और साथ ही मोमेंटम को देखा, तो हमारे वो दो एसएल ख़त्म हो गए, वो दो एसएल स्किप हो गए। सिर्फ एक मोमेंटम को देखने की वजह से हमने मोमेंटम को देखा, यहाँ पे हमने एंट्री ली, इसको अपना एविडेंसेस देख के, और लेवल जब हम मार्क करेंगे तो लेवल लगाने से हमारी एक्यूरेसी मज़ीद इसमें बढ़ जाएगी। अब मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो है ना चार्ट पैटर्न, लेकिन चार्ट पैटर्न देखें, चार्ट पैटर्न का ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, उनके रूल्स, काफ़ी दोस्त हैं जो शायद उनकी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन उसका ये है कि आम बंदा, एक नॉर्मल बंदा जो है चार्ट पैटर्न उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ दोस्त वेक्स पे लगाते हैं, वहाँ पे कोई और पैटर्न बन रहा होता है, बॉडीज़ पे लगाते हैं कोई और पैटर्न बन रहा होता है, नतीजा कंफ्यूज, इंट्री मिस। उनको छोड़ दें। अगर एविडेंस देखिए मिल जाता है आपको, एक एक्स्ट्रा एविडेंस मिल जाता है चार्ट पैटर्न का, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाऊं तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा एविडेंस कंसीडर होगा कि मार्केट ने जो एक वेज बना रही है, फॉलिंग वेज बना रही है, ये एक्स्ट्रा एक एविडेंस कंसीडर होगा। लेकिन मैं इनको एविडेंसेस के तौर पे लेता हूँ, लेकिन इनकी बेस पे एंट्री नहीं लेता। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि इनकी बेस पे एंट्री ना लें, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ चलें। अगर आपने एक ट्रेडर बनना है, अगर आप चाहते हैं कि आप एसएल कम से कम हिट हों, तो फिर इनको एज एन एविडेंसेस आप जो है ना शामिल करेंगे अपनी ट्रेडिंग में। इनकी बेस पे फ्लैग पैटर्न है, कोई भी पैटर्न है, सिर्फ अकेले उसकी बेस पे एंट्री लेना, उसको छोड़ दें। हाँ, अपना SLTP आप किसी पैटर्न की बेस पे रख सकते हैं। ये मैं आपको कहता हूँ कि आप अगर SL फ्लैग पैटर्न है या कोई अपना कोई भी यानी कि पैटर्न है, जिस तरह सिमेट्रिकल हैं या ट्रायंगल पैटर्न जिस तरह भी हैं, अगर आप उनके SLTP उनके रेशो के हिसाब से रखते हैं तो फिर वो ठीक है। लेकिन इंट्री उस बेस पे लेते हैं वो रिस्की है, वो ना लें। वो आपके पैटर्न, क्योंकि ये कोई मार्केट अब आपकी ग्राफिकल शक्ल में नहीं चलती, पैटर्न होती हैं मार्केट, यानी कि जिस तरह फॉलिंग वेज है, इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है ना क्लोज होती जा रही है। अब उसमें से जो है ना सेलर्स वीक होते जा रहे हैं, बायर स्ट्रांग होते जा रहे हैं, अब आगे बायर स्ट्रांग होंगे। तो इसका ये एक एविडेंस होता है, यानी कि ये, लेकिन इसकी मार्किंग डिफरेंट हो सकती है, किसी की किस तरह हो सकती है, किसी की किस तरह हो सकती है, तो उसमें आपने कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 1 घंटा हो गया है। मज़ीद इसको शायद मैं देखूंगा कि अगर कोई और इसमें जो है ना, हम इसमें कोई और अगर कोई रूल्स रहते हैं या इसमें कोई और आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए चार्ट पैटर्न को शामिल करना पड़ा तो हम इसमें एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। इतना ही आपके लिए, अगर आप इस पे भी काम करते हैं तो लेवल्स लगा के जो हैं अपना, और ये भी दूसरी बात याद रखें, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हमेशा रिसेंट लेवल्स पे वर्क किया करें, जो आपके मौजूदा लेवल्स होते हैं। मार्केट यहाँ पे है, अब आप इस लेवल पे फोकस करेंगे, अब पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको जहाँ पर लेके जाएंगे पीछे कोई ना कहीं लेवल आपको मिलता हुआ बनता हुआ नज़र आ जाएगा। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, जहाँ पे जितने भी मैंने लेवल लगाए हैं, ये कहीं पर सारे कोई ना कोई लेवल्स आपको बनता हुआ नज़र आ जाएगा। अब जिस तरह ये मैंने लेवल लगाए हुए ऊपर, इसको अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ तो यहाँ पे देखें, ये आपके ये यहाँ पे लेवल बन गया, यहाँ पे भी लेवल बन गया। इस तरह जहाँ पे भी आप लेवल लगाएंगे मिल जाएंगे। आप रिसेंट लेवल्स पे आपने फोकस करना है ट्रेडिंग के दौरान, जो आपके मोस्ट रिसेंट लेवल्स हैं
आप यहाँ गए, नीचे आई मार्केट, अब यहाँ पे लेवल लगा दें। अब ये लेवल आप कब बनाए, ये रिसेंट लेवल्स हैं जो नज़दीकी बने होते हैं। अब मैंने पीछे इस वाले ट्रेंड में नहीं गया, अब जो यहाँ पे बन रहे हैं मैं इसमें चला गया, यहाँ पे लेवल लगा देते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा अपनी है तो जो पीछे वाला जो आपका ट्रेंड चल रहा है उसके साथ शामिल कर लें। अब मैं इसको अगर शामिल कर लूँ, ये एक मैं लेवल लगा देता हूँ, ये मेरा एक अच्छा लेवल बन गया, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब इसके मुताबिक जो है ना इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये एक लेवल आपका लग गया, यहाँ पे भी कैंडल्स काफ़ी कवर होंगी, यहाँ पे भी कवर होगी, यहाँ से आप इस लेवल की बेस पे भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि एंट्री देखें बाई की लेनी है हमने, तो बाई की एंट्री आप ले सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मैं इसको अगर प्ले करता हूँ आपको दिखाता हूँ, बाज़ औक़ात जब मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है। अब आप इधर देखें, अगर आप इस जगह पे देखें, जो लास्ट लो ये था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे अपना लास्ट लो ये था, मार्केट ने स्ट्रक्चर सेल का बना दिया इस जगह पे। ये आपका लास्ट लो है, यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर इधर आप देखते हैं, देखें इधर अब बाई का स्ट्रक्चर चल रहा है, तो यहाँ पे सेल लेना रिस्की है। अगर आप सेल लेते तो आपका क्या होता, एसएल हिट होता। क्यों? क्योंकि मार्केट का मैं अगर डेली को देखता हूँ तो मार्केट डेली पे कंफर्म बाई के ट्रेंड में है, क्योंकि मुझे 3 स्विंग्स अब मिल गए हैं ट्रेंड लाइन लगाने के लिए। तो जब मार्केट इधर बाई के ट्रेंड में है तो अब यहाँ पे जो है ना सेल की एंट्री, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर हम सेल की एंट्री लेते तो हो सकता है एसएल हिट होता या ब्रेक इवन हिट हो जाता। तो ऐसी चीज़ों से बचें। अगर आप इसके बाई की, जहाँ भी आपको बाई की एंट्री नज़र है, अब यहाँ पे आपने बाई की एंट्री लेनी है। अब मैं इसको, जो लास्ट आपका लो ये है, लास्ट उसका अब जो अपना हाई है वो ये है, इसके ऊपर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं बाई की। सेल में जाए ही ना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको रिजेक्शन क्लियर नज़र आ रही है। तो इस तरह जो है ना आपने अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। उम्मीद काफ़ी है कि आपका काफ़ी सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश तो की है। तो इंशाल्लाह मज़ीद इसको हम देखेंगे अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो। अब इसमें से, इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो करें पहले, जिन दोस्तों के क्वेश्चन हैं वो करें। मैं जिसको कहूँगा सिर्फ वही दोस्त ही अपना जो है ना मेहरबानी करेगा कि माइक ऑन करेगा। दोस्तों के अल्हम्दुलिल्लाह सवालों के जवाब हो गए हैं, तो अब इस सेशन को क्लोज़ करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।